तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सफलता गुरु कोचिंग सेंटर में। तो आज की क्लास में लेकर आए हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 की मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सारे दोस्तों या ग्रुपों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। और सवाल भरने से पहले आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम सब जो पढ़ते हैं वो थ्योरी पढ़ते हैं और थ्योरी के बाद उसी का ऑब्जेक्टिव सवाल लगाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सवाल नंबर 1 आपके सामने है यहाँ पर कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। यानी कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। तो सवाल नंबर 1 फटाफट आप पढ़िए और सवाल का आंसर आप सब कमेंट में बताते हुए चलिएगा। सवाल 1 है किसी बिंदु वस्तु यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है फोकस, बी है वक्रता केंद्र, सी है प्रकाश केंद्र और डी है प्रतिबिंब बिंदु। तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब बिंदु। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 2 नंबर सवाल को। 2 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, देखिएगा ध्यान से। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है। ऑप्शन है दोनों अवतल, बी है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल और सी है दोनों उत्तल और डी है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो 2 का सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यानी कि 3 नंबर सवाल को देखिएगा फटाफट आप लोग। एक गोलाकार दर्पण और एक पतले गोलाकार लेंस दोनों की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है तो दर्पण और लेंस संभवतः है। तो जो सवाल नंबर 2 करवा है उसी के आधारित पर ये सवाल पूछा जाएगा। तो आप लोग इसका उत्तर क्या बताइएगा। तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन ए है दर्पण उत्तल है और लेंस अवतल है, ऑप्शन बी है दोनों उत्तल, ऑप्शन सी है दोनों अवतल और ऑप्शन डी है दर्पण अवतल है और लेंस उत्तल है। तो 3 का सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, इनके दोनों अवतल। चलिए तीसरी के बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल यानी कि 4 नंबर सवाल। देखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, सवाल है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगी। तो बताइए क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। तो ऑप्शन ए है उत्तल लेंस की भांति, बी है प्रिज्म की भांति और सी है समांतर पट्टिका की भांति और डी है अवतल लेंस की भांति। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो एक आपको हम यहाँ पर बता देते हैं कि इस सवाल में आपको हम नेक्स्ट क्लास में भी आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ए बता रहे हैं और कुछ डी बता रहे हैं। तो देखिए इस सवाल का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अवतल लेंस की भांति, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए तो 4 के बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल यानी कि 4 के बाद 5 नंबर। 5 नंबर पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, पारदर्शी घुमावदार सतह जिसका उपयोग प्रकाश को अपवर्तित करने और उसके सामने रखी किसी वस्तु की छवि बनाने के लिए किया जाता है तो लेंस कहलाता है। तो पारदर्शी घुमावदार सतह जिसका उपयोग प्रकाश को अपवर्तित करने और उसके सामने रखी किसी वस्तु की तस्वीर बनाने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो लेंस कहलाता है। और जिस लेंस का अपवर्तन सतह उल्टा होता है उसे उत्तल लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। पूछेगा निम्नलिखित में से उत्तल लेंस को कहा जाता है तो आपको लगाना है अभिसारी लेंस। और अंदर की ओर अपवर्तित सतह वाला लेंस जो कहलाता है वो अवतल लेंस कहलाता है। और नेक्स्ट थ्योरी आपको समझना है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो आपको बहुत सारे थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं और देखिए इसी के आधार पर सवाल ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभी जस्ट हम आपको थ्योरी पढ़ाए हैं, बताइए कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो सवाल नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5वीं के बाद देखते हैं नेक्स्ट यानी कि 6 नंबर सवाल को। 6 नंबर सवाल है, अवतल लेंस को डैश डैश किस लेंस माना जाता है? ऑप्शन है अभिसारी, बी है अपसारी, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपसारी। 6 के बाद देखिए 7 नंबर सवाल है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। नेक्स्ट थ्योरी को आपको समझना है और ये थ्योरी को आपको एक नोट्स बना लेना है। देखिए प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो पूछेगा एग्जाम में कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है। और प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताइए क्या होता है? तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक होता है पारदर्शी, दूसरा है पारभासी और तीसरा है अपारदर्शी। सभी को डील कर देते हैं और समझते हुए चलिएगा। पहला नंबर है पारदर्शी माध्यम। देखिए पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? तो जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। और उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो उदाहरण के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और उस एग्जाम्पल को आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल है कि हवा, पानी और कांच पारदर्शी माध्यम है। तो हवा, पानी और कांच कौन सा माध्यम में आएगा? तो पारदर्शी माध्यम में आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट यानी कि पारभासी माध्यम। तो जिस माध्यम से प्रकाश का केवल कुछ भाग गुजर पाता है उस माध्यम को पारभासी माध्यम कहते हैं। और दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह वह माध्यम है जिससे प्रकाश आंशिक रूप से गुजर सकता है। और उदाहरण के लिए देखेंगे तो उदाहरण के लिए आपको समझना है, तेल, कागज और धुंधला कांच पारभासी माध्यम है। अगला है नेक्स्ट है अपारदर्शी माध्यम। तो अपारदर्शी माध्यम है कि यह वह माध्यम है जिससे प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजर सकता है। उदाहरण के लिए लकड़ी, धातु और पत्थर अपारदर्शी माध्यम है। तो देखिए नेक्स्ट इसी के ऊपर सवाल बताइए फटाफट। तो देखिए सवाल नंबर 8 क्या है? तो 8 नंबर सवाल है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए क्या होगा? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होता है? तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन डी में है 4। तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। चलिए तो 8वीं के बाद देखते हैं नेक्स्ट यानी कि 9वीं नंबर सवाल। 9वीं नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ऑप्शन ए है कम, बी है ज़्यादा, सी है समान और डी है कोई नहीं। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समान। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल को देखिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है, जल्दी से बताइए। तो अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए ध्यान से इस थ्योरी को भी आपको नोट करना है कि पीतल एक धातु है जो अपारदर्शी होती है और पूछ भी सकता है एग्जाम में। चलिए, जिसका अर्थ है कि प्रकाश इसमें होकर नहीं गुजर सकता है। तो किस में प्रकाश होकर नहीं गुजर सकता है? तो पीतल। इसलिए इसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो देखिए सवाल बोर्ड परीक्षा में ऐसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है जल, सी है कांच, डी है पीतल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट यानी कि 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये और इसको 2 से 3 मरतबे आपको याद कर लेना है। सवाल आप लोग पढ़िए। चलिए,
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सवाल पढ़ लिए होंगे। देखिए सवाल है कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है मिट्टी, ऑप्शन सी है कांच और ऑप्शन डी है पानी। तो लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी का। यानी कि यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। 12 के बाद देखिएगा 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है आभासी, ऑप्शन सी है वास्तविक तथा आभासी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यानी कि 13 के बाद देखते हैं नेक्स्ट यानी कि 14 नंबर सवाल को। 14 नंबर सवाल है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए है सीधा एवं आवर्धित, ऑप्शन बी है उल्टा एवं आवर्धित, ऑप्शन सी है सीधा एवं हासित और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीधा एवं हासित। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट यानी कि 14 के बाद देखिए 15 नंबर सवाल को। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो 15 के बाद देखते हैं नेक्स्ट यानी कि थ्योरी को पढ़िए आप लोग। तैलीय कागज जिसे तेल लगा कागज भी कहा जाता है। तो तेल लगा कागज किसे कहा जाता है, तैलीय कागज को। एक ऐसा कागज होता है जिस पर तेल लगा होता है जिससे वह पारभासी हो जाता है। तो आइए इसके भी थ्योरी को हम सब समझते हैं। पारदर्शी वस्तु वे वस्तुएं होती है जिनके माध्यमों से प्रकाश आसानी से गुजर सकता है। पारदर्शी वस्तु के उदाहरण हीरा, जल, स्पष्ट दर्पण आदि हैं। और नेक्स्ट है पारभासी वस्तु। पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके माध्यम से प्रकाश आंशिक रूप से ही गुजर सकता है। पारभासी वस्तु के उदाहरण बटर पेपर, टिश्यू पेपर आदि हैं। अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जिनके माध्यमों से प्रकाश आसानी से गुजर नहीं सकता है। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण है कि लकड़ी, धातु आदि अपारदर्शी वस्तु के उदाहरण है। तो देखिए इसी के आधारित पर सवाल ऐसे पूछा जा सकता है। सॉरी वो सवाल हम लगाना शायद भूल चुके हैं। चलिए वो सवाल लगाना ही हम भूल चुके हैं। चलिए तो वो सवाल हम आपको नेक्स्ट क्लास में दे देंगे। और ये सवाल बिल्कुल अलग है। देखिए तो टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया होगा, वो सवाल लिखे थे हम और ये इसमें टाइप नहीं हो पाया, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे भाई। चलिए तो देखिए 16 नंबर सवाल है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने। तो ऑप्शन है ध्रुव पर, ऑप्शन बी है अनंत पर और ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र पर और ऑप्शन डी है फोकस पर। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो 16 के बाद देखिएगा नेक्स्ट सवाल यानी कि 17 नंबर सवाल है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें कौन सी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन डी है किसी भी दिशा में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि सीधी रेखा में। चलिए तो अगले सवाल को देखते हैं। तो 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आपको तो हम पहली क्लास में, दूसरी, तीसरी, तीनों क्लास में हम आपको बता दिए थे कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का। यानी कि यहाँ पर हीरा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया होगा, तो डी सही उत्तर होगा। चलिए 18 के बाद देखते हैं नेक्स्ट यानी कि 19 नंबर सवाल को। 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है निर्वात।
तो बताइए क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निर्वात। 20 नंबर सवाल देखिए, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण और ऑप्शन डी है समतल या उत्तल दर्पण। तो किसी कार या अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण जो होता है समतल या उत्तल दर्पण। तो किसी 2 मिनट भाई देखिए ध्यान से, इस सवाल का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि अवतल दर्पण। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह सवाल समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है 21 नंबर सवाल को, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः कौन सा दर्पण है। ऑप्शन है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तर या तो समतल या उत्तल। तो 21 का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, या तो समतल या उत्तल। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं यानी कि 21 के बाद 22 नंबर सवाल को, और 22 नंबर सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए तो फटाफट इस सवाल को सॉल्व कीजिए और बताइए इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। हम आपको 15 सेकेंड का समय देते हैं। 15 सेकेंड के अंदर में आपको यह सवाल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए तो देखिए सवाल नंबर 22 को ध्यान से समझना है। सवाल है कि किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो देखिए सवाल में कहता है कि लेंस की जो क्षमता दिया है ना, आप सबको लिख लेना है। हम जो लिखेंगे लेंस की क्षमता कितना दिया है, और लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं, पी ही कहते हैं। तो -2D। ओके, तो हमको एफ यानी कि फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो लेंस की क्षमता यानी कि पी बराबर क्या होगा 1/f। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P इंटू एफ बराबर 1, P इंटू एफ बराबर कितना होगा 1। तो हमको यहाँ से फोकस दूरी निकालना था, F बराबर क्या हो जाएगा 1/P। यहाँ तक समझे आप लोग। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे तो इधर हम जो घेर रहे हैं उसको उधर बना लीजिएगा। देखिए तो जैसे ही F बराबर 1/P आया तो एक F बराबर 2 मिनट इसको हटाने दीजिए। चलिए तो F बराबर क्या है 1/P। तो F बराबर 1 का 1 और P का मान कितना दिया है -2। तो जब इसको आप भाग दीजिएगा -2 में 1 से तो क्या आएगा -0. देखिए -0.5 आएगा। ये आपको यहाँ से इसको हम घेर देते हैं और आप लिख लीजिएगा सॉल्यूशन में -0.5 मीटर m लगा देना है। हो गया। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर जो भी ऑप्शन रहेगा उसको आपको लगा लेना है। अगर एग्जाम में ये पूछेगा कि -0.5 मीटर जो है ये कौन सा दर्पण में होगा, तो निगेटिव क्या होता है नकारात्मक अवतल। तो यहाँ पर आपको ये भी क्या लिखना है, ये क्या है तो अवतल है, तो निगेटिव है। तो F बराबर 0.5 है, तो सेंटीमीटर बनाने के लिए यहाँ जो 100 सेंटीमीटर से गुना कीजिएगा तो 100 यहाँ पर 100 इंटू 0.5 तो कीजिएगा तो कितना आएगा। सॉरी ऑप्शन में 100 सेंटीमीटर नहीं दिया रहेगा, माफ़ कीजिएगा थोड़ा। तो कीजिए मतलब हम यह समझाएं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो F जो होगा वो कितना होगा 100 इंटू 0.5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना है F बराबर कितना आएगा। तो F बराबर आएगा -50 सेंटीमीटर। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि -50 सेंटीमीटर। तो मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है इसलिए हम माफ़ी चाहेंगे भाई। तो ये सॉल्यूशन हम आपको समझा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, यानी कि डी इज़ द करेक्ट। चलिए देखिए ध्यान से नेक्स्ट सवाल, यानी कि 22 के बाद देखते हैं नेक्स्ट यानी कि 23 नंबर सवाल को। 23 नंबर सवाल का उत्तर आपको लोगों को बताना है और सॉल्यूशन हम आपको बता दिए कैसे सॉल्यूशन करना है। देखिए
सवाल है कि एक लेंस की शक्ति 2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो जस्ट हम आपको बताए हैं, तो अब पॉजिटिव बता दिए तो आप बता सकते हैं ना, पॉजिटिव या निगेटिव। तो निगेटिव बता चुके हैं, पॉजिटिव में पॉजिटिव आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आपको अगर ज़्यादा नोट करना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ से लेंस की शक्ति, एक लेंस की शक्ति, फोकस दूरी। चलिए 24 नंबर सवाल को देखिए। 24 नंबर सवाल है कि एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो 24 का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इनकी ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब। चलिए तो नेक्स्ट यानी कि 24 के बाद 25 नंबर सवाल को देखिए। 25 नंबर सवाल है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। ऑप्शन ए है काल्पनिक, बी है वास्तविक, सी है वास्तविक या काल्पनिक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, यानी कि वास्तविक। चलिए तो अभी क्लास में जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, पूछ रहे सर क्लास में कितना स्टूडेंट ज्वाइन है। तो अभी क्लास में कुल 15 स्टूडेंट ज्वाइन हैं। चलिए तो आप लोग देख सकते हैं 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल को थोड़ा छोटा करते हैं और समझा रहे हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है पॉजिटिव, निगेटिव या पॉजिटिव। वो दो बार जो है वो टाइप हो चुका है, और पॉजिटिव बार बार तो पॉजिटिव ही दिया है भाई, तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। चलिए तो इस सवाल का सही उत्तर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए इज़ द राइट। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी कि 26 के बाद देखिएगा नेक्स्ट यानी कि 27 नंबर सवाल को। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्चात दृश्य में किया जाता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवतल दर्पण। चलिए 27 के बाद देखिए 28 नंबर सवाल को, और ये फर्स्ट क्लास में भी हम आपको करवाए थे कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है, धनात्मक ली जाती है, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋणात्मक। चलिए तो 28 के बाद देखिए नेक्स्ट यानी कि 29 नंबर सवाल को। 29 नंबर सवाल को देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो ये आप सही कर लीजिएगा 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ये आपको सही कर लेना ऑप्शन में, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा होगा वहाँ पर आपको सही कर लेना है, जो भी ऑप्शन में। चलिए तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो 29 के बाद देखिएगा 30 नंबर सवाल को। 30 नंबर सवाल है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। तो आपको लिख लेना है थ्योरी में कि लेंस की क्षमता क्या कहते हैं उसको, पी, तो पी लिख लेंगे। और हमको एक लेंस की क्षमता में बताना है उत्तल लेंस में, यानी कि पॉजिटिव। फार्मूला क्या होता है 100 डिवाइड बाई एफ, 100/f सेंटीमीटर बनाना है ना। चलिए तो वह लेंस की क्षमता कितना दिया है 1 डायोप्टर, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई एफ सेंटीमीटर, फोकस दूरी। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो एफ यहाँ पर देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, इसके साथ कलर चेंज करके हम समझा रहे हैं। तो एफ में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, एफ हो गया बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर।
तो एफ बराबर कितना मीटर, 1 मीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर। चलिए तो नेक्स्ट यानी कि 30 के बाद देखिए 31 नंबर सवाल को। 31 नंबर सवाल है कि एक लेंस की क्षमता पॉजिटिव 2.0 है, तब लेंस की फोकस दूरी और इसकी प्रकृति क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए तो एक लेंस की क्षमता +2.0 है, तब लेंस की क्षमता फोकस दूरी। तो आपको मैथ में हम पढ़ाए थे कि अगर दशमलव के बाद है 0 की वैल्यू नहीं होती है। तो देखिए ध्यान से 31 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या कहते हैं, पी क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है +2 इन दिया है, तो क्या आता है 100 डिवाइड बाय एफ सेंटीमीटर। फार्मूला हम आपको भी जस्ट बताए होंगे। तो देखिए ध्यान से, तो पी जो दिया है वो कितना दिया है 2.0, तो 2.0 बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे एफ होगा। तो 2 में एफ से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 2f, तो 2f बराबर कितना हो जाएगा 100। समझ में आया। तो 2 से कितना बढ़ते कट जाएगा, तो f बराबर 50 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन में है, तो देखिए, तो ध्यान से देखिए 2 मिनट, तो यहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा है भाई। देखिए तो इसको हम हटा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से हम सवाल को नहीं पढ़े हैं, और वो जो सोल्यूशन कर रहे थे वो सोल्यूशन बिल्कुल क्या है, गलत है। तो एक बार और स्टूडेंट सुन लीजिए, जो सोल्यूशन हम कर रहे थे वो क्या था, गलत। यानी कि 31 नंबर सवाल का जो अभी जस्ट सोल्यूशन किए हैं वो क्या था, गलत। समझे। तो कमेंट में आपको नहीं मैसेज करना है, गलती हो गया उसके लिए माफ़ कीजिएगा भाई। चलिए तो देखिएगा ध्यान से। चलिए तो हम इसका सोल्यूशन ध्यान से करते हैं। सवाल को सबसे पहले देखिए, सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, और जानते हैं कि स्पीड की वजह से इंसान ही है, इंसान से ही गलत होता है। तो देखिए 31 नंबर सवाल है कि एक लेंस की क्षमता +2.0 है, तब लेंस की फोकस दूरी और इसकी प्रकृति क्या है। तो आपको लेंस की ध्यान से हल करते हैं आराम से। देखिए लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर कितना डायोप्टर दिया है 2.0 डायोप्टर हो गया। तो F बराबर कितना होगा 100/P मान लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर P में F से करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय F सेंटीमीटर। इसको समीकरण 1 बना देते हैं। तो F जो होगा वो F कितना होगा, फोकस दूरी। F को ही तो फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी 100/2.0। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटिए तो 50 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया है ना, और ये पॉजिटिव आया तो ये कौन सा होगा, उत्तल लेंस। यानी कि क्षमता पॉजिटिव है तो धनात्मक है, इनकी उत्तल लेंस। तो देखिए यहाँ पर आपको लिख लेना उत्तल लेंस। तो आप जो सोल्यूशन है वो सही हो गया, और वो हम उसी में काट रहे थे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस सवाल का राइट आंसर देखिए 50 सेंटीमीटर और उत्तल। खोजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में है। तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट यानी कि 31 के बाद देखिएगा 32 नंबर सवाल को। देखिए 32 नंबर सवाल को ध्यान से, क्या है, तो लेंस को जल में डुबाने पर उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए बढ़ेगी, बी घटेगी, पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी, और डी स्थिर रहेगी। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यानी कि 32 के बाद 33 नंबर सवाल को। 33 नंबर सवाल है कि पानी में, देखिए ध्यान से, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, तो कम होती है। यानी कि 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए 33 के बाद देखिएगा नेक्स्ट यानी कि 34 नंबर सवाल को। 34 नंबर सवाल है
कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसको हम ध्यान से सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ध्यान से, तो वक्रता त्रिज्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ वक्रता त्रिज्या यानी कि बराबर व फोकस दूरी लिख लीजिएगा आप, फोकस दूरी एफ में संबंध। तो क्या होता है, आर बराबर 2f यानी कि त्रिज्या 2 गुना होगा फोकस दूरी की। तो f बराबर क्या होगा, तो f बराबर होगा, यहाँ पर सोल्यूशन कर, f बराबर r/2। तो त्रिज्या क्या दिया है 32/2। जब इसको हम काटेंगे तो 32/2 कितना मरते कटेगा 16। तो 16 देखिए +16 आएगा पॉजिटिव में। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बी है, तो बी इज़ द राइट आंसर होगा। बी नहीं सी है, तो सी इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए तो देखिए नेक्स्ट यानी कि अगले थ्योरी को हम ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए थ्योरी में है कि दंत चिकित्सक द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के दांतों की बड़ी प्रतिबिंब को देखने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण, कलर चेंज कर रहे हैं, अवतल दर्पण कुछ प्रकाश को अपवर्तित करते हुए दंत चिकित्सक के मुंह के दृश्य को बढ़ाता है। अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति के आधार पर एक आभासी या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सक और ईएनटी डॉक्टर भी करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है, तो अवतल दर्पण। प्रकाश के शक्तिशाली समांतर बीम बनाने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग अक्सर टॉर्च, सर्चलाइट और वाहन हेडलाइट में किया जाता है। तो एक स्टूडेंट है जो कमेंट कर रहे हैं सर ईएनटी डॉक्टर क्या है, देखिए ईएनटी डॉक्टर भी करते हैं इसका उपयोग। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, ईएनटी डॉक्टर जिन्हें ऑटोलोरिंगोलोजिस्ट भी कहा जाता है, कान, नाक और गले यानी कि ईयर, नोज एंड थ्रोट से संबंधित समस्याओं के विशेषज्ञ होते हैं। वे संबंधित होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। वे इन अंगों के रोगों और स्थितियों का निदान और शल्य उपचार करते हैं, जिसमें चिकित्सा और शल्य चिकित्सा दोनों शामिल हो सकते हैं। ईएनटी डॉक्टर क्या करते हैं, तो ईएनटी डॉक्टर विभिन्न प्रकार की स्थितियों का इलाज करते हैं, जिनमें शामिल क्या क्या होता है, कान यानी कि मान के चलो कान में सुनने में कमी, कान का संक्रमण, टिनिट्स यानी कि कान बजना, कान में दर्द और संतुलन संबंधी समस्याएं। नाक मतलब एलर्जी, साइनस संक्रमण, नाक से खून बहना, नाक के पॉलिप्स और सांस लेने में कठिनाई। गला में खराश, आवाज़ बैठना, निगलने में कठिनाई, टॉन्सिल और एडिनोइड की समस्या और स्वरम वायुवक्ष के कैंसर, सिर और गर्दन के ट्यूमर, चेहरे की नसों की समस्याएं, थायराइड और पैराथायराइड की समस्याएं और चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी ईएनटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो मान के चलो यदि आपको कान, नाक, गले से संबंधित कोई भी समस्या है तो ईएनटी डॉक्टर से परामर्श करना उचित है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह ईएनटी डॉक्टर भी समझ गए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट यानी कि आप लोग देख सकते हैं 35 नंबर सवाल। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवतल दर्पण। चलिए तो नेक्स्ट यानी कि 36 नंबर सवाल को देखिए। 36 नंबर सवाल में है देखिए, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को। चलिए 37 नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। सेंटीमीटर क्या होगा, तो एम यानी कि। चलिए नेक्स्ट यानी कि 38 नंबर सवाल है,
अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। दोगुनी आधी चौथाई बराबर। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आधी। तो देखिए कह रहे सर मैथ की क्लास स्टार्ट कीजिए चैप्टर वाइज। तो देखिए मेरे प्यारे भाई मैथ की क्लास जो है वो चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे जल्द ही, और एकदम जीरो से हीरो लेवल तक ले चलेंगे। और हमारे यहाँ इंग्लिश स्पोकन की भी क्लास चलती है। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहेंगे तो हमारे एक चैनल है उस पर करवाएंगे। तो जिस समय वो चैनल आएगा उसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। चलिए, और इस चैनल पे सिर्फ 10th की पढ़ाई होगी और 12th की अदर सब्जेक्ट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट यानी कि 39 नंबर सवाल, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। ऑप्शन है उत्तल, बी है अवतल, सी है समतल और डी है समतल या उत्तल। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समतल। चलिए नेक्स्ट यानी कि 39 के बाद देखिएगा 40 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। उत्तल, बी है अवतल, सी है समतल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 40 का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में टोटल कुल 40 सवाल हैं और जो भी मिस्टेक हुई है उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो अगली क्लास में हम सब फिर से इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे और हम आपको बोले हैं कि इंग्लिश की क्लास जल्द ही स्टार्ट होगी। और मान के चलो कि पूछ रहे थे कि सर क्या दूसरे चैनल नहीं, मान के चलिए यही चैनल पर करवाएंगे आपको हम। चलिए इसी चैनल पर, न्यू चैनल की ज़रूरत नहीं है, इसी चैनल पे करवा देंगे हम। तो सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे हम वीडियो लाएंगे आपको बता देंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।